तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2016 में आपका 2016 में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, द AM बैंडविड्थ इज अबाउट, जो AM की बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है? 30 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज या नन ऑफ द। सो जो AM की बैंडविड्थ होती है ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। जैसे जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है AM की 535 किलो हर्ट्ज से 16 से 40 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ जो होता है वो 10 किलो हर्ट्ज के अराउंड, और जो IF एम्पलीफायर होता है वो 450 किलो हर्ट्ज के अराउंड पे सेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिक्स ही होती है ऑलमोस्ट। ये 535 से 1640 ये हर बुक्स में डिफरेंट दिया रहता है, तो मैं 535 से 640 वाली यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है आपका AM बैंडविड्थ कितनी होती है, तो 10 किलो हर्ट्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MUF लाइज बिटवीन, तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? 8 किलो हर्ट्ज से 35 किलो हर्ट्ज, 8 गीगा हर्ट्ज से 35 गीगा हर्ट्ज, सी 8 मेगा हर्ट्ज से 35 मेगा हर्ट्ज। तो देखो जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो हम निकालते हैं आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। अब आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन आप अगर इस ऑप्शन में देखो, पहला क्या है? 8 किलो हर्ट्ज से 35 किलो हर्ट्ज, तो इसमें लाई नहीं करेगा। 8 गीगा हर्ट्ज से 35 गीगा हर्ट्ज तक, तो इसमें भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये रेंज कम है, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जो ऑप्शन सी है 8 मेगाहर्ट्ज से 35 मेगाहर्ट्ज, इसकी अपर लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 35 मेगाहर्ट्ज तक चल गया है। ठीक, तो इसी वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगर यही ये 30 मेगाहर्ट्ज होता तो आप लिख लेते आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन में, इसको इंक्लूड कर देते, बट क्योंकि इसमें अपर लिमिट है 35 मेगाहर्ट्ज, तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन का डी होगा। Which type of radio waves is responsible for long distance communication by multiple skip? तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है बाय मल्टीपल स्किप, तो कौन सी रेडियो वेव रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए स्काई वेव, बी सरफेस वेव, सी डायरेक्ट वेव या ग्राउंड वेव। सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्काई वेव्स। द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? द मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए मॉडम इज मेजर्ड इन, तो जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है किसी भी मॉडम का वो किस में मेजर्ड होता है? ऑप्शन ए बिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन डी बैंड। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बिट्स पर सेकेंड में मेजर्ड होता है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इन इंडिया वॉज लॉन्च इज स्पेस ऑन, तो जो फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट थी इंडिया में वो स्पेस में कब लॉन्च हुई थी? तो उसकी डेट बतानी है। जून 19, 1981, 1982, 1983, जुलाई 17, 1988। सो जो करेक्ट आंसर है उसका ये है आपका ऑप्शन है जून 19, 1981, और इसका नाम क्या था? एप्पल, APPLE। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी टेलीकम्युनिकेशन के लिए इंडिया की, ठीक है, और ये लॉन्च कब की गई थी? जून 19, 1981। Question number 6. A Yagi antenna has poor bandwidth, non-parasitic element, high gain या folded dipole. So जो correct answer है वो होगा आपका ऑप्शन डी, folded dipole. The duct propagation is caused due to temperature inversion, pressure inversion, phase inversion या all of the above.
तो डक्ट प्रोपेगेशन जो होता है आपका, डक्ट प्रोपेगेशन ये होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ IF फॉर FM रिसीवर, तो जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है IF एम्पलीफायर की, वो FM रिसीवर की कितनी होती है? 455 किलोहर्ट्ज। ये गलत है क्योंकि ये AM की होती है आपकी। 10.7 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज या 10 गीगाहर्ट्ज। सो जो करेक्ट होगा वो होगा 10.7 मेगाहर्ट्ज। द आइनोस्फेरिक लेयर्स आर, कौन सा आइनोस्फेरिक लेयर्स होती है वो पूछा है। सो जो आइनोस्फेरिक लेयर्स होती हैं आपकी, ठीक है, DE, F1, F2, ठीक है। F लेयर F1 F2 में डिवाइड हो जाती है। तो जनरली अगर आंसर देना हो इसमें से तो DE, F1 नहीं, E, F1 F2 भी नहीं, F1 F2 भी नहीं, DE, F लेयर्स, ठीक है, क्योंकि F बाद में F1 और F2 में डिवाइड हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीविजन ट्रांसमिशन इज बाय, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है किससे होता है? ऑप्शन ए ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव या नन ऑफ द अबव। सो जो टेलीविजन ट्रांसमिशन है वो होता है आपका स्पेस वेव से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 डेसिबल इज इक्वल्स टू डैश नेपियर। 1 डेसिबल कितने नेपियर के बराबर होता है? तो 1 डेसिबल होता है आपका 8.686 नेपियर के बराबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The operation of optical fiber communication is based on the principle of, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ऑपरेशन पूछ रहा है किस पे बेस्ड होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन। तो जो ऑपरेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वो बेस्ड होता है TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। बूस्टर्स आर बेसिकली RF क्लिपर्स, RF रेक्टिफायर्स, RF ऑसिलेटर या RF एम्पलीफायर। तो बूस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके? RF एम्पलीफायर्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपलेस्ट रिसीवर इज, तो सिंपलेस्ट रिसीवर क्या होता है? सुपर हेट्रोडाइन, RF, ट्यून सर्किट, ऑल ऑफ देम। तो सिंपलेस्ट रिसीवर की बात की है ना यहाँ पे, ठीक है। सुपर हेट्रोडाइन सिंपलेस्ट रिसीवर तो नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ट्यून सर्किट। मतलब एक एंटीना और एक आप एक ट्यून सर्किट आप अगर आप यूज करो तो वो एक सिंपलेस्ट रिसीवर का टाइप हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Apogee and perigee are considered when satellite is in, अपोजिट और पेरिजी कंसीडर कब किए जाते हैं? जब सैटेलाइट किस ऑर्बिट में हो? लोअर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट। तो देखिए जो पेरिजी होता है वो होता है जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपकी, ठीक है, और सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व कर रही है। तो जो सैटेलाइट के पास वाला पॉइंट होता है वो होती है पेरिजी, ठीक है, अगर इलेप्टिकल पार्ट में। और जो अवे वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं आपका अपोजी, ठीक है। तो वही पूछा है कि अपोजी और पेरिजी कब कंसीडर कर दिया जाता है? जब सैटेलाइट आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक्टिव सैटेलाइट हैज एंटीना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड पावर सिस्टम या डी नन ऑफ द अबव। तो जो एक्टिव सैटेलाइट होती है उसके पास सब होता है, एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड पावर सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। STLD स्टैंड फॉर, STLD क्या होता है आपका? सो STLD स्टैंड्स फॉर स्टेबलाइज्ड लोकल ऑसिलेटर। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेबल या स्टेबलाइज्ड लोकल ऑसिलेटर। द पैराबोलिक एंटीनाज इज यूज्ड है। तो पैराबोलिक एंटीना किस पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है? 5 हर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 मेगाहर्ट्ज।
द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जो है एक्सटेंड करता है अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर पूछा है ना इसमें, ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब 10 किलोमीटर तो आप देख सकते हो ऑप्शन में नहीं है, 18 है, 50 है, 100 है और 400 है, तो ऑप्शन में तो है नहीं 10 किलोमीटर, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है आप वो लगाओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर, माइक्रोवेव्स किसके लिए यूज होता है? टेलीफोनी, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टीवी सिस्टम, रेडियो ब्रॉडकास्ट या नन ऑफ द अबव। तो जो माइक्रोवेव है वो यूज करते हैं हम टेलीफोनी, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टीवी सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर चाहते हैं ऐसी वीडियोस हम रेगुलरली प्रोवाइड करें तो हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें।